ईमान गाजी, अली अब्दाल, मैग्नस मीडिया, इन सबके पास अपनी नीश की नॉलेज को छोड़ के एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई इनका लेवल टच नहीं कर पा रहा, और वो है इनका एडिटिंग स्टाइल। एडिटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एडिटिंग की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज हो। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग रिसोर्सेज को ढूंढने से लेके सही तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाने से लेके एडिटिंग साइकोलॉजी और इफेक्ट्स को क्रिएट करने तक सारा काम सिखाऊंगा, वो भी कैपकट पे, जिसको आप फोन पे और पीसी पे दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कैपकट की या एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप 90% यूट्यूब क्रिएटर से ज्यादा अच्छी एडिटिंग सीख चुके होंगे। और पूरी वीडियो के दौरान मैं कुछ ना कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूंगा, तो एक सेकंड को भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। तो स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से, जिसमें सबसे पहले आता है जब भी आप कैपकट ओपन करेंगे आपको एक मेन वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आएगी आपकी मेन लेयर पे, जिसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। याद रखना आपको हमेशा कैपकट का आउटरो डिलीट करना है। उसके बाद अगर आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और किसी और वीडियो या इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो वो इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगी, जो कि एक सीक्वल टाइप बना देगी। लेकिन अगर आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐड करना है तो आपको यहाँ ओवरले पे जाना पड़ेगा, और यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपकी मेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, जिसके साइज को आप 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप लेयर पे जाके देखेंगे तो ये हमारी लेयर 1 होगी, और अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इमेज या वीडियो डालनी है तो आपको अगेन ओवरले पे जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, और ये हमारी लेयर 2 होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेयर्स वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपका एक मेन ट्रैक होता है जिसके ऊपर लेयर 1 आती है, और उसके ऊपर फिर लेयर 2, 3, 4 एंड सो ऑन आती रहती है। ऊपर वाली लेयर हमेशा नीचे वाली लेयर को ढकने का काम करती है। अब मान लेते हैं जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपने काफी सारे लेयर्स को ऐड कर लिया होगा, जिसे आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस क्लिप को सिलेक्ट करना है और लेयर में जाके उसको लेयर नंबर चेंज कर देना है। अब भले ही मेरी क्लिप लेयर 1 पे है और इंस्टा वाली क्लिप लेयर 2 पे, लेकिन जैसे मैं इस क्लिप को लेयर 2 करूंगा इंस्टा पीएनजी हाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपकट ने ऑटोमेटिकली इंस्टा पीएनजी को लेयर 1 बना दिया। अब अगर मुझे इंस्टा पीएनजी वापस लाना है तो बस मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और वापस से लेयर 2 बना दूंगा, और अब मुझे दोनों चीजें विजिबल होगी। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डजंट मैटर आपकी क्लिप टाइमलाइन में कहाँ पे है, आपको बस उसकी लेयर नंबर सही रखने हैं। अब चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में। अगर मैं अपने पीएनजी को सिलेक्ट करके उसका ब्लेंड मोड ओवरले करूं तो उस पीएनजी की ओपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो जहाँ पे भी होगा उसके नीचे वाली क्लिप की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो पीएनजी अपनी लाइट पीछे की तरफ डालने लग जाएगी बजाय आगे शो करने के। वही डार्कन को सिलेक्ट करने पे मेरा पीएनजी डार्क हो जाएगा, यानी कि उसके ब्राइट एरियाज कम हो जाएंगे, और ठीक इसके अपोजिट में लाइटन करने पे मेरे पीएनजी के डार्क एरियाज भी लाइट अप हो जाएंगे। हार्ड को सिलेक्ट करने पे मेरे पीएनजी के कलर्स थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएंगे, और सॉफ्ट को सिलेक्ट करने पे मेरे कलर्स थोड़े से फेड हो जाएंगे। बर्न सिलेक्ट करने पे आपको एक बर्न इफेक्ट मिल जाएगा, और अगर आप डॉज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका पर्पस होगा कि आपके पीएनजी को शो करना, डजंट मैटर वो किस तरह के बैकग्राउंड में है, वो कलर को चेंज करता रहेगा आपके बैकग्राउंड और पीएनजी के अकॉर्डिंग, और ट्राई करेगा कि आपका पीएनजी जितना विजिबल हो सके उतना दिखाई दे। अब अगर आप कभी गलत ब्लेंड मोड यूज करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, इसलिए ब्लेंड मोड और लेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ब्लेंड मोड को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने एक बहुत ही कॉमन क्लिप देखी होगी जहाँ एक कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आगे की तरफ आ रहे होते हैं, तो एक्चुअली में ये ब्लेंड मोड से ही क्रिएट किया जाता है। आपको बस अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है और फिर ओवरले में जाके क्वेश्चन मार्क वाले क्लिप को ऐड कर लेना है, और ब्लेंड मोड में जाके उसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देनी है। आप अलग अलग ब्लेंड मोड लगा के देख सकते हैं कि ये किसके साथ परफेक्टली बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ओवरले ऐड करने पे इफेक्ट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड भी डार्क हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। वही फिल्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइटन मोड में क्लिप कुछ ज्यादा ही लाइट हो गई है, जिसकी वजह से काफी क्वेश्चन मार्क्स गायब हो गए हैं, और ठीक इसी तरह आप अलग अलग ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब सारे ब्लेंड मोड्स ट्राई करने के बाद मुझे फिल्टर बेस्ट लगा इस क्लिप के लिए। आप इस स्लाइडर से इसकी ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और हमारी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब क्योंकि इस क्लिप की स्पीड थोड़ी सी कम है तो मैं इसे फास्ट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको सेम चीज किसी और क्लिप के साथ करके दिखाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप का बैकग्राउंड ब्लैक है और क्वेश्चन मार्क्स थोड़े व्हाइट में है, तो जब मैं इस पर डार्कन ब्लेंड मोड इस्तेमाल करूंगा मेरी मेन क्लिप अब क्वेश्चन मार्क्स के अंदर दिखाई दे रही है, और इससे आप काफी अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास सही क्लिप्स हुई तो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हर क्लिप के साथ सारे ब्लेंड मोड्स एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ यूनिक भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इस क्लिप पे मुझे लाइटन और डॉज पे काफी अच्छे विजुअल्स मिल रहे हैं, तो इनमें से मैं किसी एक को चूज कर लूंगा और हमारी क्लिप कुछ ऐसी बन जाएगी।
वहीं मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक आउटलाइन की तरह है। तो अगर मैं इसके ब्लेंड मोड में जाके अगर बर्न रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। वही डॉज में ये काफी सही लुक दे रहा है। तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा और हमारी क्लिप कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आप लेयर्स और ब्लेंड मोड का इस्तेमाल करके काफी सारे अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज सही से यूज करनी आ गई तो आप काफी सारे सिनेमैटिक इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ब्लेंड मोड से। अब आते हैं, की फ्रेम्स इतनी पावरफुल चीज है कि इसके बिना आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है। आप जो भी मूवमेंट या एनिमेशन टाइप देखते हैं उन सब में की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में की फ्रेम्स होते क्या है? अगर मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो की फ्रेम का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना और अगले डाटा तक यानी अगले की फ्रेम तक उसे स्मूथली कैरी आउट करना। यानी अगर मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक पीएनजी लगा दूं और उसके बाद उसके ऊपर एक की फ्रेम लगा दूं तो ये की फ्रेम इस पीएनजी का सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा कि ये पीएनजी स्क्रीन पे कहाँ पे है, कितने एक्सिस पे है, इसका साइज कितना है, इसका कलर क्या है और साथ में जितनी भी प्रॉपर्टीज आप इमेजिन कर सकते हैं उस सबको ये कलेक्ट कर लेगा। और इस पीएनजी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं एक की फ्रेम और लगा दूं और इस पीएनजी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूं तो ये वाला की फ्रेम नए डाटा को कलेक्ट करेगा। यानी कि इस पोजीशन पे इस पीएनजी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसे कलेक्ट कर लेगा। और जब मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो इस की फ्रेम से लेके उस की फ्रेम तक जो भी चेंजेस हुए हैं उसे ये स्मूथली रन आउट करेगा। और इस तरह आप एक एनिमेशन और मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। अब इसको कैपकट में कैसे यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए मैं एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओवरले में जाके मैं अपने लोगो को इंपोर्ट कर लूंगा जिसकी लेंथ मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरा लोगो बीच में है और वीडियो के प्ले करने के 10 सेकंड बाद भी वो वहीं पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट हो और ये छोटा सा होके कॉर्नर में लग जाए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा की फ्रेम जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पीएनजी की स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा दूंगा ताकि उसकी पोजीशन सेव हो जाए और उसके बाद नियरली 5 सेकंड पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा और पीएनजी को छोटा करके उसे एक कोने पे लगा दूंगा। अब जब मैं वीडियो को रन करूंगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपने नोटिस किया कि 5 सेकंड के बाद मेरा पीएनजी वहीं पे रुका रह गया क्योंकि उसके लिए अब वो की फ्रेम ही ओरिजिनल वैल्यू थी। अब आई होप कि आपको की फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए होंगे और इससे आप हजारों और लाखों इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप की फ्रेम को यूज करेंगे तो हो सकता है आप कुछ गलतियां करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कुछ और चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस क्लिप में मान लेते हैं आप चाहते हैं कि पहले आपका लोगो साइड में जाए और फिर एंड में ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने लोगो को सिलेक्ट करेंगे और उसके एंड में आके एक और की फ्रेम लगा देंगे और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करके उसे बीच में रख देंगे जहाँ पे वो स्टार्टिंग में था। और प्ले करने पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग में ये कॉर्नर में जाना स्टार्ट करेगा और 5 सेकंड के बाद वो डायरेक्टली बीच में आना स्टार्ट कर देगा बिना रुके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कोने में जाके कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर वापस आ जाए तो आपको कोने वाले की फ्रेम के पास आना है और उसके कुछ सेकंड की दूरी पे ही एक और की फ्रेम दे देना है और पोजीशन में फर्क ना आए इसलिए लास्ट वाले की फ्रेम को डिलीट कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि 5 से लेकर 7 सेकंड तक ये लोगो यहीं पे कोने में बना रहे, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डाल दूंगा और उसके बाद लास्ट में आके एक फाइनल की फ्रेम लगा दूंगा और लोगो को दोबारा बीच में ले आऊंगा। अब वीडियो प्ले करने पे हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। पहले ये कोने पे जाएगा, फिर वहीं पे रुकेगा और फिर वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि हमने कितने की फ्रेम्स लगाए। सबसे पहला की फ्रेम हमने अपनी ओरिजिनल लोकेशन को सेव करने के लिए लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा की फ्रेम लगाया जिससे हमारा लोगो कोने में पहुंच गया। तीसरा की फ्रेम हमने कुछ सेकंड्स के बाद लगाया लेकिन हमने लोगो की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया, तो अगर बैक एंड में कोई ट्रांजिशन हुई भी है तो वो विजुअली हमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन की फ्रेम लगाने पे उसने डाटा कलेक्ट जरूर किया। और फिर लास्ट में आके मैंने एक और की फ्रेम दिया जहाँ पे मैंने लोगों को उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया। अब आई होप आपकी की फ्रेम के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब की फ्रेम से एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको अभी के अभी बना के दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं अपने लोगों को ऊपर भेज दूंगा और एक की फ्रेम लगा दूंगा। उसके बाद 2 सेकंड की करीब मैं एक दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और अपने लोगों को बीच में ले आऊंगा। अगर आपने किसी पीएनजी या क्लिप पे एक बार की फ्रेम लगा दिया है तो दूसरी बार आपको की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप उसकी पोजीशन या प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा। अब इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मैं एक और ओवरले को ऐड करूंगा और उसे भी ऊपर भेज दूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे भी बीच में ले आऊंगा। अब जब स्टेप ग्रो का लोगो बीच में है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो साइड में चला जाए। तो जैसे स्टेप ग्रो का लोगो बीच में आया है मैं अपने लोगो को सिलेक्ट करूंगा और की फ्रेम लगा के अपने लोगो को एक साइड में रख दूंगा। अब इसे क्या एनिमेशन बनेगी ये देख लेते हैं।
अब मैं स्टेप ग्रो के लोगों को स्ट्रेच कर लूंगा। अब वीडियो प्ले करने के बाद मैं फील कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन थोड़ी लेट है, तो मैं की फ्रेम को डिलीट करके उसे पिछले की फ्रेम के थोड़े से पास रख दूंगा और फिर से सही पोजीशन पे सेट कर दूंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि की फ्रेम जितने पास होंगे ट्रांजिशन उतनी जल्दी होगी और की फ्रेम जितने दूर होंगे ट्रांजिशन उतनी धीरे होगी। अब ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जो मैंने अपने लोगों के साथ किया है वही मैं स्टेप ग्रो के लोगों के साथ भी करूंगा और एक डिकोडिंग वाईटी का लोगो ऐड कर लूंगा सेम एनिमेशन के साथ। तो इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आपकी फाइनल ट्रांजिशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड्स के बाद हम तीनों का लोगो एक साइड में आके लग जाए, तो मैं पहले अपने लोगो को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर जहाँ पे ये खत्म हुआ है वहाँ पे जाके एक की फ्रेम लगा के अपने लोगो की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अब मुझे फास्ट ट्रांजिशन करनी है तो दूसरा की फ्रेम मैं थोड़ा सा पास ही लगाऊंगा और पोजीशन चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सेम वे में ही मैं स्टेप ग्रो और डिकोडिंग वाईटी के लोगों को भी स्ट्रेच कर दूंगा और चेक करूंगा कि मैंने अपने लोगों में की फ्रेम कहाँ लगाया है और वहीं पे उन दोनों के लोगों में भी की फ्रेम लगा दूंगा और उनको सही सही जगह पे रख दूंगा। इसके बाद जब मैं वीडियो रन करूंगा तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन बन जाएगी जहाँ पहले मेरा लोगो आता है, फिर स्टेप ग्रो का लोगो आता है, फिर डिकोडिंग वाईटी का लोगो आता है और फिर हम तीनों का लोगो एक लाइन में लग जाता है। अब ठीक इसी तरह आप की फ्रेम का सही तरीके से इस्तेमाल करके इवन 3D इफेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। और ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी की फ्रेम्स के बीच की ट्रांजिशन को थोड़ा और स्मूथ करना है तो आपको अपनी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्राफ वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको काफी सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में मूवमेंट्स की स्पीड को शो कर रहे हैं। तो आपको इन एनिमेशन के लिए इजी इन 3 को चूज कर लेना है और आउट एनिमेशन के लिए इजी आउट 3 को और फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपने नोटिस किया तो टाइमलाइन पे मेरी क्लिप रेड कलर की शो हो रही है, लेकिन वही स्क्रीन पे मेरी क्लिप व्हाइट कलर की शो हो रही है। तो ऐसा मैंने कैसे किया? ये मैंने किया है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैं पहले एक क्लिप को ऐड कर लूंगा और उसके बाद आ जाऊंगा एडजस्टमेंट में। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है ब्राइटनेस, जो कि आपकी क्लिप की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है और फिर है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, जो कि कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है ताकि सारे कलर्स विजिबल हो। उसके बाद है सैचुरेशन, जो कि कलर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है जिससे सारे कलर्स थोड़े ज्यादा ब्राइट और विजिबल होने लगते हैं। इसको कम करने पे आपकी क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है। फिर आता है एक्सपोजर, ये भी ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करता है लेकिन एक बैलेंस्ड वे में, जैसे कि सनलाइट ही पड़ रही हो। फिर आता है शार्पन, जहाँ से आप अपनी डिटेल्स को हाईलाइट करवा सकते हैं, जैसे कि बाल्स हो गए या फिर पत्ते हो गए। उसके बाद आता है HSL, जो कि रियल गेम चेंजर है। यहाँ से आप स्पेसिफिकली किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं या उसे हाईलाइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस क्लिप में येलो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं उसे सिलेक्ट करके उसका ह्यू चेंज कर देता हूँ और ग्रीन की साइड ड्रैग करता हूँ तो हमारे क्लिप के अंदर जितने भी येलो पार्ट्स थे वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी सैचुरेशन बढ़ाने पे ग्रीन कलर और भी ज्यादा शो होने लग जाएगा और लुमिनेंस बढ़ाने से ग्रीन कलर में थोड़ी सी लाइट आएगी, यानी वो थोड़ा सा ब्राइट होने लग जाएगा। ठीक इसी तरह आप हर कलर के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। डार्क ब्लू को चेंज करने पे लड़की के कपड़े चेंज हो रहे हैं और जो कलर्स क्लिप में विजिबल नहीं हो रहे हैं उनके इफेक्ट्स भी आपको विजिबल नहीं होंगे, लेकिन हर क्लिप में हर तरह के कलर्स होते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं कलर्स को चूज कीजिए जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। बाकी कलर्स के साथ छेड़छाड़ मत करना और ध्यान रहे कि कभी भी ऑरेंज को ज्यादा चेंज मत करना, क्योंकि आपकी स्किन का कलर भी ऑरेंज ही होता है, तो उसको चेंज करने पे आपकी स्किन का कलर भी चेंज होगा। अब HSL के साइड में आपको मिलता है ग्राफ, जहां आप RGB कलर्स की क्वालिटी के साथ कुछ ज्यादा ही कस्टमाइज वे में छेड़छाड़ कर सकते हैं और अगर आप व्हाइट ग्राफ को छेड़ेंगे तो आपकी क्लिप की लाइट्स पे फर्क पड़ेगा। अब RGB हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि हर क्लिप में अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे उनके ग्राफ दिए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट्स, जो कि क्लिप्स के अंदर लाइट वाले एरियाज को अफेक्ट करता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वही साइड में आपको मिलेंगे शेडोज, जो कि डार्क एरियाज को अफेक्ट करता है और टेम्परेचर से आप विंटर या समर्स वाला इफेक्ट दे सकते हैं। यू अगेन आपके कलर्स को चेंज करने का काम करता है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। और फेड आपकी वीडियो को थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्टिंग कर देता है। उसके बाद आपके पास आती है वैग्निटी, जिसे आप अपने क्लिप के कॉर्नर्स को या तो लाइट कर सकते हैं या फिर डार्क डाउन कर सकते हैं और ग्रेन से आप अपनी क्लिप को थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। अब अगर आप ओरिजिनल वीडियो और फाइनल वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा फर्क फील होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और छोटा सा फीचर दिखाना चाहता हूँ, जो कि है फ्रीज। फ्रीज करता क्या है कि आप अपनी क्लिप में जहाँ पे भी रुके हुए हैं वो वहाँ की एक इमेज ले लेते हैं, काइंड ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी कह सकते हैं, और उसे क्लिप्स के बीच में ऑटोमेटिकली कट लगा के एडजस्ट कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फीचर आपके बहुत काम आएगा अगर आप गेम एडिट्स या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं तो।
सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मास्किंग होती क्या है। मान लेते हैं आपके पास एक पिक्चर है और एक कटआउट है कुछ इस तरह का। अब अगर आप इस कटआउट को इस पिक्चर पे रखेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ उतना ही पार्ट जितना कटा हुआ है। अब जो ये हमारा कटआउट था इसे मास्क बोलते हैं और जो हमने अभी किया उसे मास्किंग कहते हैं। अब इसको कैपकट में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे और फिर जाएंगे मास्क में। यहाँ आपको तरह तरह के मास्क मिल जाएंगे और जिस भी मास्क को आप चूज करेंगे उसका कटआउट आपके पास आ जाएगा। अब मैं स्टार को जहाँ मर्जी घुमाऊं, स्टार के नीचे का एरिया यानी कि हमारा बैकग्राउंड हमें विजिबल होगा। और अगर आप नीचे इस एरो को हल्का सा खींचेंगे तो इसका फेदर इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपके स्टार्स के कॉर्नर्स थोड़े फेड होने लग जाएंगे और थोड़े से एक्सपेंड होंगे, जिससे आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सेम वे में आप अलग अलग मास्क को यूज कर सकते हैं और आप अपने मास्क के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। और यही अगर आप मिरर या सर्कल के मास्क के फेदर्स को हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और इन सारे मास्क में हॉरिजॉन्टल मास्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैं मास्क का इस्तेमाल करके आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा और फिर अपने लोगो को इंपोर्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पीएनजी कुछ सेकंड्स के बाद स्क्रीन पे आए, तो मैं स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के बाद अपने पीएनजी को लगा दूंगा जहाँ वो एकदम से शो होगा। लेकिन अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं ये कितने प्लेन वे में शो हो रहा है, जो कि बहुत ही बेकार एनिमेशन बनेगी। तो मैं अपने बैकग्राउंड को चूज करूंगा और यहाँ मास्क में आ जाऊंगा और रेक्टेंगल मास्क को चूज कर लूंगा और इसे पूरा स्केल कर दूंगा ताकि स्टार्टिंग में मेरा कोई भी सीन कटआउट ना हो। और फिर लगा दूंगा एक की फ्रेम। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहाँ मेरा लोगो अपीयर होगा और उससे पहले भी एक की फ्रेम लगा देंगे क्योंकि मुझे एक फास्ट इफेक्ट चाहिए। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के जैसे मेरा लोगो अपीयर होता है वहाँ मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा और फिर एडजस्टमेंट में जाके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कम कर दूंगा। अगेन एक रेक्टेंगल बना लूंगा जिसको मैं 2 फिंगर से हल्का सा टिल्ट करके डायगोनली रख दूंगा और फेदर को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरह, जिसके बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। पहले नॉर्मली एक बैकग्राउंड चलता है, फिर एक फास्ट इफेक्ट के साथ मेरा लोगो अपीयर होगा। इसी तरह आप मास्किंग से काफी सारे यूनिक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे इफेक्ट्स मास्किंग से बने हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको मास्किंग से एक बहुत ही प्रोफेशनल इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अब मास्किंग के बाद जो एलिमेंट आप सबसे ज्यादा अपनी वीडियोस में यूज करेंगे और जिसके बिना वीडियोस भी अधूरी होती है वो है कैपकट में आपको टेक्स्ट का बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जिसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। अब एक स्टाइल जो आपने सबसे ज्यादा रील्स में देखा होगा वो है ये, लेकिन इसको अच्छा दिखाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बोल्ड फॉन्ट जो कि हम यहाँ से चूज कर सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट के साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे इफेक्ट्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और वही स्टाइल सेक्शन में आपको ग्लो का एक सेक्शन मिलेगा जिसको अप्लाई करके आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लो करवा सकते हैं। इवन आप ग्लो का कलर भी चूज कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इफेक्ट्स दिखाने के लिए मैं एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसका ग्लो हटा के स्ट्रोक लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइनिंग होती है जिसको आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं। और वहीं कैनवस में आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। शैडो में आपके टेक्स्ट को आपके मन चाहे कलर का एक शैडो मिल जाएगा जिसकी आप ओपेसिटी, ब्लर, डिस्टेंस और एंगल को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उसी की साइड में आपको मिलेंगी स्पेसिंग, जिसमें आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को, टेक्स्ट के बीच की स्पेस को और लाइंस के बीच की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और स्पेसिंग की साइड में आपको मिलेगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का फीचर। अब मैं एक बार इफेक्ट्स में जाके इस टेक्स्ट को एक इफेक्ट दे दूंगा और फिर जाऊंगा एनिमेशन में। यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट के लिए काफी सारी एनिमेशन मिल जाएगी। इन एनिमेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन, आउट और लूप। इन एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह लाना चाहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउट एनिमेशन से आप अपने टेक्स्ट को किस तरह वापस भेजना चाहते हैं उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। और लूप एनिमेशन में आपको काफी सारे इफेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। और इवन इस स्लाइडर से आप एनिमेशन के ड्यूरेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर एनिमेशन की साइड में मैं यहाँ बबल पे चला जाऊँ तो आपका टेक्स्ट एक बबल में आ जाएगा। ये रोस्टिंग चैनल्स और एनिमे चैनल्स के लिए काफी यूजफुल होगा। अब कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस एनिमेशन के साथ यूज करना है, ये टोटली आपके ऊपर है। कैपकट आपको काफी सारे प्रीसेट ऑलरेडी बना के दे रहा है इस चीज के लिए। अब मैं कैपकट का एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो कि अगर ना होता तो उस चीज को करने में आपको घंटों लग जाते और तब भी आप उसे परफेक्टली नहीं कर पाते। अब ये इफेक्ट शो करने के लिए मैं पहले एक प्लेन बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा और उसके बाद साइज इंक्रीज कर दूंगा। इसके बाद ओवरले से मैं अपनी क्लिप को ऐड करूंगा और इसे प्ले करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चों की मूवमेंट है। तो मैं जाऊंगा कटआउट के ऑप्शन पे और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद ये वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लेगा इस काम को करने के लिए, जिसके बाद आपके पास कुछ ऐसा बचेगा।
लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि कैपकट ने इस बच्ची की कैप को अच्छे से कवर नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टमाइज कटआउट पे आ सकते हैं और यहाँ से अपने ब्रश को चूज करने के बाद उसके साइज को हल्का सा छोटा करके उस कैप एरिया को कवर कर सकते हैं। जितना भी एरिया रेड में है वो सारा एरिया कवर्ड है। अब अगर आप एक डिटेल वर्कर हैं तो ये चीज थोड़ी बारीकी से करना। जब आपके ब्रश का काम हो जाएगा तो इसके बाद वो अगेन कुछ सेकंड्स लेगा और एकदम मस्त आउटकम आपको देगा और प्ले करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस बार आप देख सकते हैं कि बच्चे की कैप काफी अच्छे से कवर की गई है। अब इस इफेक्ट को तो आप बी रोल की क्लिप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद की कोई रिकॉर्डिंग है जो कि आपने ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के सामने की है तो उसको कैसे रिमूव करें, उसके लिए हम जाएंगे क्रोमा की पे और इवन क्रोमा की से आप एक ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लिप को लेयर 1 पे रख देना है और उसके बाद अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली क्लिप को लेयर 2 पे रखना है और उसको स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग फिट कर देना है। फिर आपको आना है कटआउट पे और यहाँ से क्रोमा की को चूज करना है और फिर ग्रीन कलर को पिकअप करके आपको इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, जिससे ग्रीन कलर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और शैडो से आप अपने ग्रीन स्क्रीन के पास वाले एलिमेंट्स को बचा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो क्लिप हमने लेयर 1 पे रखी थी वो हमें शो हो रही है टीवी के पीछे। अब आप चाहे तो लेयर 1 की क्लिप के साइज के साथ खेल सकते हैं और उसे परफेक्टली फिट बैठवा सकते हैं और रन करने पे ये काफी अच्छा इफेक्ट बन गया है। अब इससे आप ट्रांजिशन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। पहले आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन को चूज कर लेना है और फिर की फ्रेम देना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको एक और की फ्रेम देना है और ग्रीन स्क्रीन के साइज को इतना बड़ा कर लेना है कि वो आपके पूरे कैनवस को कवर कर ले और फिर आपको सेम काम लेयर 1 वाली क्लिप के साथ करना है। सही सही जगह पे की फ्रेम दे के आपको इसके साइज को भी बढ़ा देना है, जिसके बाद अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको कुछ ऐसा जूम इन वाला ट्रांजिशन मिलेगा। अब इस ट्रांजिशन में अपर स्पेस दिख रही है तो हम बीच में आएंगे और लेयर 1 को सेट करेंगे और ऐसे थोड़े थोड़े सेकंड्स में इसे सेट कर देंगे, जिसके बाद फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कैपकट की जितने भी बेसिक फीचर्स थे जो कि इफेक्ट्स क्रिएट करने में काम आते हैं उनके बेसिक्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम कुछ ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि आपने मेरी वीडियोस में बहुत ज्यादा देखा होगा और साथ ही में मैं आपको अपनी वीडियो का कुछ हिस्सा बना के दिखाऊंगा एज अ सैंपल। आपने इस तरह की काफी रील्स देखी होंगी जहाँ डांस स्टेप्स या म्यूजिक बीट के साथ कैमरा भी हिलता है, लेकिन ये क्रिएट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड क्लिप को ऐड कर लूंगा जहाँ पे एक बंदा ब्रेक डांस कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा की मूवमेंट बहुत ही कम है और हमारे डांसर की मूवमेंट काफी ज्यादा। तो इसे रील जैसे बनाने के लिए हम जाएंगे कैमरा ट्रैकिंग पे और यहाँ पे फेस को चूज करके हम स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कैपकट ये ट्राई करेगा कि हर टाइम वो बंदे के फेस को स्क्रीन के बीच में रखे और इस चीज के लिए वो हमारे कैमरा को बार बार शिफ्ट करेगा और स्केलिंग वगैरह के साथ भी थोड़ा छेड़छाड़ करेगा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आपकी क्लिप के साथ क्या हो रहा है। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपको एंड में रिजल्ट कुछ ऐसा देगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने बैकग्राउंड को कितना ज्यादा हिलाया है और क्योंकि मेरा ब्लर कैनवस ऑन है इसलिए बैकग्राउंड ब्लैक नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो हमारी वीडियो खराब हो जाएगी। तो इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप फिट कैनवस को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लिप थोड़ी सी क्रॉप तो हो जाएगी लेकिन काम हो जाएगा। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप ऐसी कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसे वाइड एंगल में शूट करना है, ताकि अगर वीडियो को बाद में क्रॉप करना भी पड़े तो भी आपकी मूवमेंट छुपे ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा की मूवमेंट कितनी ज्यादा हो गई है और वो हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट से भी मैच हो रही है। अब इसे थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में और वीडियो इफेक्ट्स में जाके वाइब्रेशन फ्लैश को चूज कर लेंगे और इसकी स्पीड और ग्रो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, रेंज को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसी वीडियो की स्टार्टिंग में लाके पूरी वीडियो पे स्ट्रेच कर देंगे और हमारे पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अब ऑल्दो ये काफी अच्छा इफेक्ट बन गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा और स्पाइस अप करने के लिए हम एक और इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एस्ट्रल। अब मैं इसको भी पूरी वीडियो में स्ट्रेच कर लूंगा और हम कुछ ऐसा बना लेंगे। अब हर मूवमेंट पे एस्ट्रल इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे स्टार्टिंग में रखूंगा और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अगेन इसे लगा दूंगा, जिससे हम एक बहुत ही सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे और ठीक इसी तरह आप अपनी रील्स बना सकते हैं। अब कैपकट इफेक्ट्स, एनिमेशन और ट्रांजिशन से भरा हुआ है और इसी वजह से ये ऐप इतना फेमस भी है। और अगर आप इन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट जैसी एडिटिंग सिर्फ कैपकट से कर सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में ये सारी चीजें बताना इम्पॉसिबल है। आपको देने वाला हूँ ब्लूटूथ ईयरबड्स। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट लिख के छोड़ देना है। विनर अगली वीडियो में अनाउंस होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी और अगर एक्चुअल में ये आपके लिए यूजफुल थी तो मैं आपके रिव्यूज जरूर जानना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।